गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग वाक्य पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका वाक्य। तो आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें जो है अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। तो आइए हम वाक्य की परिभाषा देखते हैं कि वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है, उसको हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए कि सार्थक शब्द जो होता है वो ऐसे व्यवस्थित समूहों का समूह होता है, ऐसे व्यवस्थित समूह होता है जिसमें हमेशा अर्थ छुपा रहता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य देखिए दो प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद में वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अर्थ के आधार पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पढ़ना है और रचना के आधार पर आपको 10th में पढ़ना होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे। अब जो वाक्य के सिलसिले में जो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे कि ये तो वाक्य की परिभाषा हो गई कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है। अब देखिए जो ध्यान रखने वाली बात होती है, बहुत आपको ये नॉलेज में होना चाहिए, आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। जो हम बता रहे हैं आपको ध्यान से उसको या तो लिख लीजिए या तो फिर याद कर लीजिए। क्या है कि देखिए वर्डों से हमेशा क्या होता है, शब्द बनते हैं, वर्डों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनता है, ठीक है। और वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द जो है क्या कहता है, वो पद हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। और वाक्य में सार्थक शब्द हमेशा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अटपटांग बोलेंगे वो वाक्य हो जाएगा। वाक्य हमेशा सार्थक शब्दों का समूह होता है। और नेक्स्ट जो पांचवा है कि वाक्य में सभी पद मिलकर किसी भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। अब वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक होता है। वाक्य छोटा और बड़ा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और बातचीत में एक शब्द का एक वाक्य भी सुनने को मिल जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। तो 8 भेद है। पहला है कथनात्मक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठवां संदेहवाचक, सातवां विस्मयादिबोधक और आठवां संकेतवाचक, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का जो पहला भेद है वो कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, ठीक है। तो हम सबसे पहले कथनात्मक वाक्य आपको बताएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा कि सामान्य कथन अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य कथनात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसका उदाहरण है कि हमारा स्कूल मालवीय नगर में है। देखिए कितना सिंपल, सादा और आसान वाक्य है। खा है उसका पुत्र बहुत होशियार है, गा है पृथ्वी गोल है और लाश है कि अक्षित डॉक्टर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये कितना साधारण, सिंपल और सामान्य कथन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह का अर्धविराम, विराम या इस तरह का कभी ये वाक्य में कुछ भी बीच में जो है आपको नहीं मिलेगा आपको, या पहला पद या दूसरे पर निर्भर करना, इस तरह का वाक्य नहीं होता है। ये बिल्कुल सामान्य कथन होता है ये, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे निषेधवाचक। इसको नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। निषेधवाचक का मतलब ही आप जानते हैं, निषेध मतलब मना कर देना, नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा कि जो सार्वजनिक प्लेस होते हैं वहाँ पे अक्सर लिखा होता है कि सिगरेट पीना निषेध है, या थूकना निषेध है, या गंदगी करना निषेध है। जैसे वो आप स्टेशन वगैरह पर, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो इस तरह की बातें आपको लिखी रहती हैं। तो यहाँ पे निषेधवाचक की देखिए परिभाषा है कि जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के न होने पर या करने का भाव न प्रकट किया जाता है उसको निषेधवाचक भी कहते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं और न और मत लगा करके निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य बनते हैं। अब देखिए उदाहरण है, ये तो आप पढ़ भी चुके, सिंपल है। जैसे है कि मोहन इस समय फुटबॉल नहीं खेल रहा है। देखिए यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है। चाचा जी नहीं आए, यहाँ भी नहीं का प्रयोग है। अब तुम मत खेलो, मत का प्रयोग है। और आप घास पर न चलो, न का प्रयोग है। यानी जहाँ पे निगेटिव बातें होती हैं न का प्रयोग होता है, नहीं का होता, मत का होता है, वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। देखिए अब तीसरा है आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य।
अब इससे आपको जो है जो टाइटल उसी से पता चल रहा है कि आज्ञार्थक यानी आज्ञा से संबंधित है। इसकी डिफिनेशन देखिए कि जिन वाक्यों में आदेश, निर्देश, आज्ञा, अनुरोध, प्रार्थना अथवा विनय निवेदन का भाव प्रकट हो वहाँ पे आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कि घर से बाहर जाओ। देखिए यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, कि घर से बाहर जाओ यानी आज्ञा दी जा रही है। नेक्स्ट है कि आप खाना खाइए। यहाँ पे भी आज्ञा दी जा रही है कि खाना खाइए। रेखा किताब पढ़ो। रेखा को कहा रहा किताब पढ़ने के लिए और कृपया यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। यहाँ पे हस्ताक्षर करने के लिए किया जा रहा है। तो जहाँ पे ऐसा वाक्य जहाँ पे आपको आदेश निर्देश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? आज्ञार्थक वाक्य होता है। बहुत सिंपल आसान है, इसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज्ञार्थक का मतलब ये होता है आज्ञा देना, आदेश निर्देश देना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक। ये तो बहुत सिंपल आसान है, आप भी जानते हैं कि प्रश्नवाचक का मतलब ऐसा वाक्य जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। इसकी डिफिनेशन देखिए, जिन वाक्यों के मूल में कुछ जानने की इच्छा होती है और वाक्य श्रोता से अपेक्षा रखता है कि वह उत्तर देकर जिज्ञासा को शांत करे, ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक कहते हैं। तो कुछ जानने की इच्छा यानी ऐसा जो हम पूछें और वो बताए। जैसे देखिए लिखा है, अब क्या समय हुआ है। अब क्या, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है? ये जानने की इच्छा उसको पूछ रहा है क्या समय हुआ। कल कौन आया था? कौन यहाँ प्रश्नवाचक है। क्या तुम खेलोगे? क्या यहाँ प्रश्नवाचक है। क्या वह लखनऊ जा रही है? क्या यहाँ पर भी है। अशोक कहाँ रहता है? कहाँ, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको कब जाना है? कब, ये भी प्रश्न संबंधित है। इस मकान में कितने परिवार रहते हैं? कितने। और शीला की माता जी अस्पताल क्यों गई, यहाँ पूछ रहा है क्यों गई। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे प्रश्न पूछे जाएं, जहाँ पे जानने की जिज्ञासा हो, अभिलाषा हो और वो प्रश्न पूछा जाए उससे और वो जवाब दे, ऐसे में प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ये जो इच्छावाचक वाक्य ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझने की ज़रूरत है। इच्छावाचक वाक्य में आप जो है यहाँ पे जिन वाक्यों में वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए अथवा दूसरे के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के मूल में दूसरे के प्रति शुभकामनाएं होती हैं। स्टूडेंट्स, आपको जानने के लिए ज़रूरी है, आप संक्षिप्त में ये जानें कि जहाँ पे आपको शुभकामना यानी जहाँ पे आपको आशीर्वाद दिया जाता है, दुआ दिया जाता है, ईश्वर से कामना की जाती है, ऐसे वाक्य को हम इच्छावाचक कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण कि ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। देखिए बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं ना, इस तरह से ईश्वर तुम्हें सुखी रखे और आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, और भगवान करे सब सकुशल लौटे। देखिए यहाँ पे भी भगवान से प्रे किया जा रहा है, भगवान करे सब सकुशल लौटे और आज कहीं से ख़जाना मिल जाए। यहाँ भी ऐसा प्रे किया जा रहा है कि आज कहीं से ख़जाना मिल जाए। तो ऐसा जो हम भगवान से प्रे करते हैं, भगवान से किसी को आशीर्वाद देते हैं या हम शुभकामनाएँ देते हैं, तो वो क्या होता है? इच्छावाचक होता है। अब देखिए छठवां संदेहवाचक। संदेहवाचक मतलब होता है, देखिए इसका जो आपने पढ़ा कि संदेह का मतलब होता है शक, शंका करना। तो इससे जिन वाक्यों में वक्ता प्राय संदेह की भावना प्रकट करता है, उन वाक्यों में क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे उदाहरण, तो वह इस समय आता होगा, मोहन दुकान पर पहुँच चुका होगा। देखिए संदेहवाचक में मैक्सिमम ज़्यादातर गागेगी का प्रयोग होता है क्योंकि यहाँ पे शंका जाहिर हो रही है। शायद आज वर्षा हो। देखिए शायद यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं है, यहाँ पे शंका है। और हो सकता है आज आंधी आए, यहाँ भी देखिए हो सकता लगा है। तो ऐसा वाक्य जहाँ पे शंका और संदेह हो वहाँ पे संदेहवाचक होते हैं। ठीक है, ये आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि यहाँ पे संदेह किया जा रहा है, शंका किया जा रहा है। अब सातवां है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक आप जानते ही हैं कि जहाँ पर विस्मय, जो जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव वक्ता के मुख से अचानक निकल पड़ते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाले के मुंह से अचानक निकल पड़ते हैं, ऐसे विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। अब देखिए सबसे जो इसमें ट्रिक है, सबसे बड़ी चीज़ आपको समझने के लिए, तो जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं, देखा आपने पाई खींच के डॉट लगा हुआ है, तो ये चीज़ें जो होती है विस्मयादिबोधक, अगर ये चिन्ह आपको नज़र आता है तो आप फ़ौरन विस्मयादिबोधक समझ जाएंगे। देखिए लिखा हो, काश मैं वहाँ होता, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय मैं मर गया, ओह अब क्या होगा। देखिए सब में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे हुए हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें हमेशा अरे, उफ, वाह, ओह, हाय इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं जहाँ पे इसमें चिन्ह लगे हुए हैं। पहला आपको जानने के लिए ज़रूरी है इसमें चिन्ह लगे होते हैं, और दूसरा ऐसे शब्द जहाँ पे काश ऐसा होता, हाय मैं मर गया, वाह कितना सुंदर दृश्य, ओह अब क्या होगा, उफ कितनी गर्मी है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट और आठवां है संकेतवाचक वाक्य।
इसमें थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं संकेतवाचक में, तो इसमें ये समझने की ज़रूरत है। पहले हमारी आपको डिफिनेशन बताते हैं कि जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है ऐसे वाक्य संकेतवाचक कहलाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहा है, शर्त यानी कंडीशन। ऐसे वाक्य जहाँ पे किसी न किसी कंडीशन लगी हो या शर्त से संबंधित हो वहाँ पे संकेतवाचक होता है। देखिए सिंपल सा उदाहरण है कि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगे यदि अभी से परिश्रम करोगे। देखिए यहाँ पे पहला पद दूसरे पद पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। कह रहा है कि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगे यदि अभी से परिश्रम करोगे, यानी जब तुम अभी से परिश्रम करोगे तभी अच्छे नंबर से पास हो सकते हो या सफलता प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगर पानी बरसा तो मैं नहीं आऊँगा। देखिए यहाँ पे अगर ये कंडीशन लगा हुआ है कि अगर पानी बरस गया तो मैं नहीं आऊँगा, तो यहाँ पे एक दूसरे से वाक्य पर निर्भर है, यानी यहाँ पे शर्त लगी हुई है। नेक्स्ट, यदि समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यदि समय पर वर्षा होती तो क्या होता, फसल अच्छी होती। तो यहाँ पे भी देखिए एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, यानी एक दूसरे में कंडीशन है, शर्त है, ये क्या है, संकेतवाचक है। लास्ट है कि अगर तुम चलोगे तो ही मैं चलूँगा। यहाँ पे देखिए शर्त है कि अगर तुम चलोगे तो ही मैं चलूँगा। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे कंडीशन लगे हों, शर्त से संबंधित हो, वो संकेतवाचक होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके इसमें अर्थ के आधार के वाक्य में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसे गौर से ज़रूर ध्यान से पढ़ लेंगे और ये चैप्टर लिख ज़रूर लेंगे ताकि आगे काम आए आपको। और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर समझाएंगे। थैंक यू।